नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में पूर्वोत्तर छात्र एवं युवा संसद का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है। इस मौके पर शाह ने सभी को संबोधित किया। हमारा उत्तर पूर्व, हमारा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश से बड़ा भारत का ये भूभाग विपुल प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ ये भूभाग आजादी के पहले भारत की जीडीपी में 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था और आज ये कंट्रीब्यूशन घटते 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 7% तक नीचे आया है। पूरे दुनिया को टूरिज्म की दृष्टि से आकर्षित करने की क्षमता हमारे उत्तर पूर्व के अंदर है। उत्तर पूर्व के अंदर भारत के सबसे ज्यादा आईक्यू वाले युवा उपलब्ध है। उत्तर पूर्व के अंदर सबसे मेहनती जनजातियां भी उपलब्ध है। फिर भी हमारा उत्तर पूर्व क्यों ऐसा होगा? उत्तर पूर्व को एक अलग दृष्टि से देखें तो भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य गहना हमारा नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट भारत की संस्कृति को अति समृद्ध करने वाली विरासतों से लैस है। यहां 220 से ज्यादा जनजातीय समूह रहते हैं। 160 से ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं। 200 से ज्यादा अधिक भाषाएं और बोलियां उपलब्ध हैं। 50 यूनिक प्रकार के त्योहार जो पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेंगे वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। और पूरी दुनिया जिसको मानती है, एक्नॉलेज करती है, ऐसी 30 से ज्यादा नृत्य शैलियां केवल नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। 78 से ज्यादा पूरी दुनिया में यूनिक, पूरे भारत में कहीं नहीं मिलने वाले वाद्य यंत्र भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में है। और 100 से ज्यादा अलग अलग परिधान भी यहां पर है। शिल्पकला, हस्तकला और भोजन की विविधता, ये सारी चीजें एक ही क्षेत्र में हो ऐसा दुनिया में कोई क्षेत्र नहीं है। केवल और केवल हमारा उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट। और इस सारी स्ट्रेंथ के बावजूद, उत्तर प्रदेश से बड़े भूभाग होने के बावजूद, पूरे देश में सबसे ज्यादा प्राकृतिक संपदा होने के बावजूद हमारा उत्तर पूर्व क्यों पिछड़ गया? नॉर्थ ईस्ट क्यों पिछड़ गया? चाहे मेघालय हो, आसाम हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल हो, ये भाव क्यों उत्पन्न हुआ और क्या हुआ? ये जब तक आप नहीं समझोगे, हम उत्तर पूर्व को भारत के विकास के साथ और उत्तर भारत को उत्तर पूर्व के विकास के साथ नहीं जोड़ सकते। आप सब युवा साथी यहां आए हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो अपने क्षेत्र का, अपने देश का इतिहास नहीं जानता, वो देश का भविष्य संवार नहीं सकता है। तो हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा कि क्या हो गया उत्तर पूर्व को, क्यों ये हमारी स्थिति हुई। इतनी सारी विशेषताएं होने के बावजूद हम क्यों पिछड़ गए? क्योंकि एक समय आया, अलग अलग प्रकार के मतिभ्रम कर विवाद खड़े कर आतंकवाद और अलगाववाद को खड़ा किया गया। हिंसा, ड्रग, ब्लॉकेड, बंद और उत्तर पूर्व में भी प्रांतवाद, ये सब ने हमारे उत्तर पूर्व को अनेक टुकड़ों में बांट कर रख दिया और मानसिक रूप से न केवल देश, उत्तर पूर्व के राज्यों को भी एक दूसरे से अलग करने का काम किया। और इसके परिणाम स्वरूप लगभग 40 साल
जब पूरा देश विकास के रास्ते पर आगे चल रहा था, हमारा उत्तर पूर्व पिछड़ता गया, पिछड़ता गया, पिछड़ता गया, और विकास की दृष्टि से तो बहुत पिछड़ा। उसमें सबसे बड़ा बाधक बना अलगाववाद और आतंकवाद के अनेक ग्रुप सबसे बड़े बाधक बने। मित्रों, आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, इसलिए नहीं कहना चाहता, मगर भारतीय जनता पार्टी का शासन देश में जब जब आया, उत्तर पूर्व को हमने प्रायोरिटी दी। अटल जी की सरकार बनी, इस देश में इतने बड़े भूभाग के लिए, पिछड़े हुए भूभाग के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं था। अलग मंत्रालय की स्थापना अटल जी ने करी, अनेक योजनाओं की शुरुआत करी, और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उत्तर पूर्व को भारत सरकार के हर कार्यक्रम में केंद्र बिंदु बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और सबसे बड़ा उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यह है कि उत्तर पूर्व का अंतर, डिस्टेंस, उन्होंने भारत के बाकी भागों से कम कर दिया। उत्तर पूर्व की हर राजधानी 2027 तक ट्रेन से भी जुड़ जाएगी, प्लेन से भी जुड़ जाएगी और रोड से भी जुड़ जाएगी। कनेक्टिविटी से उत्तर पूर्व को जोड़ा, और फिजिकल कनेक्टिविटी की दूरियां तो उन्होंने मिटाई, दिल की दूरियां भी मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। हर योजना में उत्तर पूर्व को केंद्र बिंदु बनाया, और एक के बाद एक हर हथियारी ग्रुप से चर्चा की, उनकी समस्याओं को सुना, उनको समझा, और उनके साथ समझौते कर मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया। और एक 10 साल में ही उत्तर पूर्व आज मणिपुर के नस्लीय हिंसा की घटना को छोड़ दे तो बिल्कुल शांति का अनुभव कर रहा है। मैं आप लोगों को कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। 2004 से 14 टोटल 11,000 वायलेंस की घटनाएं हुई थी, और 14 से 24 में 3,428 हुई, मतलब 70% कमी हुई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में भी 70% कमी हुई है, और नागरिकों की मृत्यु में 89% की कमी ये 10 साल में दर्ज की है। हमारा उत्तर पूर्व आज शांति का अनुभव कर रहा है। चाहे मेघालय हो, अरुणाचल हो, आसाम हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, सभी हथियारी ग्रुपों के साथ हमने समझौते किए, और लगभग 10,500 से ज्यादा विद्रोही हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं, और 10 साल में 12 महत्वपूर्ण समझौते करने का काम हमारी सरकार ने किया। 2019 में NLFD-SD का समझौता किया, 2020 में ब्रू रियांग समझौता हुआ, 2020 में ही बोडो समझौता हुआ, 2021 में कार्बी समझौता हुआ, 2022 में ट्राइबल आदिवासी समझौता हुआ, DNLA समझौता 2023 में हुआ, UNLF शांति समझौता 2023 में हुआ, उल्फा शांति समझौता भी 2023 में हुआ, असम मेघालय सीमा समझौता 2022 में हुआ, असम अरुणाचल अंतरराज्यीय सीमा समझौता 2022 में हुआ, और त्रिपुरा समझौता 2024 में हुआ। NLFT-AFT के साथ भी समझौता 2024 में हुआ, और एक सभी समझौतों के तहत 10,500 से ज्यादा युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, इतने उत्तर पूर्व के 8 राज्यों में 10,000 लोग
ऑटोमेटिक वेपन्स लेकर, विदेशी हथियार लेकर घूमते हैं और हर राज्य के विकास को बाधित करते हैं, तो वो राज्यों का विकास कैसे हो सकता है? हमारी सरकार ने एक तो सीधा आपको लिए चलते हैं झांसी, जहां पर चित्रकूट मंडल के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। संयुक्त क्रेडिट कैंप का शुभारंभ भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति माननीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री पूर्व श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, महापौर झांसी श्री बिहारी लाल आर्य जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पवन गौतम जी, माननीय विधायकगण श्री रवि शर्मा जी, राजीव परीक्षा जी, जवाहरलाल राजपूत जी, श्रीमती रश्मि आर्य जी, एमएलसी श्रीमती रमा निरंजन जी, श्री बाबूलाल तिवारी जी, राम तीरथ सिंगल जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी, श्री हरगोविंद कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, जिला अध्यक्ष अशोक गिरी जी, महानगर अध्यक्ष श्री हेमंत परिहार जी, प्रमुख समाज सेविका श्रीमती अनुराधा शर्मा जी, और आज के युवा उद्यमी अभियान कार्यक्रम में इस कार्यक्रम का साक्षी बन रहे झांसी और चित्रकूट मंडल के मेरे सभी युवा साथियों, झांसी से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। महाकुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन के उपरांत पहली बार मुझे बुंदेलखंड की पावन धरा में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और बहनों और भाइयों, भारत की सनातन परंपरा की ध्वज पताका कैसे वैश्विक मंच पर लहरा रही है, महाकुंभ ने साबित किया है, और इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में सूर्य अस्त के बाद आवागमन ठप हो जाता था। ये वही उत्तर प्रदेश है, बेटियां स्कूल जाने से डरती थी, व्यापारी प्लान करने के लिए मजबूर होता था, किसान आत्महत्या कर रहा था, और नौजवान मजबूर था प्लान करने के लिए। और बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में
जहां भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करके वैश्विक मानचित्र पर छाया हुआ है, वहीं नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने महाकुंभ को देखा होगा। उत्तर प्रदेश की आबादी तो है 25 करोड़ और महाकुंभ में श्रद्धालु और संतों की संख्या आती है 66 करोड़ 30 लाख से अधिक। हमने जो अनुमान लगाया था उससे कई गुना। और मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन इसलिए करता हूं, महाकुंभ की सफलता के लिए आपने भी योगदान किया, क्योंकि आपके भी जनपद से जो श्रद्धालु आया, आपने आतिथ्य सत्कार की एक नई परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। उत्तर प्रदेश में इस दौरान लूट की घटना नहीं, छेड़छाड़ की कोई घटना नहीं, अपहरण की कोई घटना नहीं, हत्या की कोई घटना नहीं, कोई ऐसी घटना नहीं आई। और देश के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम और दुनिया के अंदर भारत का नाम भी बना है कि सनातन धर्म का कोई आयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की धरती पर हो जाता है। बहनों और भाइयों, इसका सम्मान के पात्र आप भी हैं। और आज उसी सम्मान के क्रम को होली के ठीक पहले मेरी इच्छा थी कि मैं झांसी जरूर जाऊं। झांसी, अभी मैं यहां पर आया हूं, इससे पहले मैंने यहां के पहले स्मार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। लगभग 200 बेडेड हॉस्पिटल, स्मार्ट हॉस्पिटल है। कैसे पीपीपी मोड में भी हॉस्पिटल बन सकते हैं, बेहतरीन डायग्नोस्टिक सेंटर बन सकता है, 50 बेडेड आईसीयू का निर्माण हो सकता है। हब एंड स्पोक मॉडल पर एक जगह पे कंसल्टेंट बैठ करके कई जगहों पर कंसल्टेशन की सुविधा दे सकता है, टेली कंसल्टेशन की सुविधा हब एंड स्पोक मॉडल पर भी हॉस्पिटल चलाए जा सकते हैं। झांसी में आज इसका शुभारंभ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुआ है। मैं इसके लिए झांसी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे यहां पे बहुत अच्छा लगा, युवाओं के लिए और अन्य लोगों के लिए भी एक स्काई म्यूजियम को मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं गया हूं, आप भी देखेंगे स्काई म्यूजियम। ये अंतरिक्ष म्यूजियम है। अंतरिक्ष के ब्रह्मांड के रहस्यों को कैसे हम लोग जान सकते हैं, जो अब तक हमारे लिए अबुझ पहेली थी, आज उसे देखने का एक अवसर हमें यहां प्राप्त हुआ। और झांसी के लोगों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी यह योजना मिली है। और मुझे तो अच्छा लगा कि मैंने वर्चुअली स्काई म्यूजियम का शुभारंभ किया था और मुझे अच्छा लगा कि शुभारंभ होने के बाद इसने 30 लाख रुपए से अधिक पैसा भी कमाया है। बहनों और भाइयों, योजना ऐसे ही बननी चाहिए जो अपना खर्चा भी उठा सके, हमारे विद्यार्थियों का ज्ञानार्जन भी कर सके और अन्य लोगों के मनोरंजन का भी एक केंद्र बन सके। स्काई म्यूजियम को भी मैंने नजदीक से देखा, उसका अवलोकन किया और अब मुझे आपके बीच में यहां पे आने का अवसर प्राप्त हुआ। सीएम युवा उद्यमी अभियान, सीएम युवा उद्यमी अभियान यानी अपने युवाओं को उद्यमी बनाना। उद्यमी बनाने का मतलब आत्मनिर्भर बनाना। अब जॉब के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि जॉब उसके पीछे भागेगी, उसके पीछे भागेगी। हमारा एक एक युवा
एक एक युवा 8 से 10 नए युवाओं को अपने यहाँ कारोकाम दे सकता है। यह सामर्थ्य सीएम युवा देने जा रही है आप युवाओं को। और मुझे प्रसन्नता है, अकेले बुंदेलखंड में आज 1000 नौजवानों को सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम लोग लोन वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं। इन सभी युवा उद्यमियों को, यहां के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों को, बुंदेलखंड के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों को और बैंकर्स को भी मैं बधाई देता हूं, जिन बैंकों ने इस लोन के अभियान को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, ये युवा उद्यमी अभियान 5 लाख रुपए का लोन ब्याज मुक्त है, गारंटी मुक्त है और 10% का योगदान इसमें मार्जिन मनी के रूप में भी हम लोग अनुदान के रूप में दे रहे हैं। यानी कोई भी युवा जो अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ करना चाहता है, पूंजी का अभाव है, तो सीएम युवा उद्यमी स्कीम उसके लिए खड़ी है, उसके लिए तैयार है। और मुझे अच्छा लगा कि बुंदेलखंड में भी एक झटके में 1070 नौजवान इस युवा उद्यमी स्कीम के साथ बने हैं। और मुझे प्रसन्नता और भी तब होगी जब अगली बार जब हम लोग आएंगे तो ये युवा अगली बार मूलधन वापस करके अगली बार 10 लाख रुपए के क्रेडिट के साथ जब हमारे पास आएंगे तो हमें इस स्कीम को और अच्छा आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। याद रखना, व्यवसाय में धैर्य की आवश्यकता है और मार्केट की नब्ज को टटोल करके अगर हम उसके अनुरूप अपने कार्य को ढूंढे, कार्य कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। महाकुंभ ने तो आस्था को आर्थिकी के साथ जोड़ा है। मैं देख रहा था वहां पर जो युवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपने मां बाप से पैसा लिया और दिन में जो समय मिलता था बाइक का उपयोग करते थे। कुछ पैसेंजर को संगम तक स्नान कराने के लिए ले जाते थे, उससे भी अतिरिक्त इनकम कमा लेते थे। बिजनेस के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आवश्यक है। आज के समय टेक्नोलॉजी का युग है। आप यहां पर आए हैं, जो यहां पे एग्जीबिशन लगी हुई है, इसको एक बार देखिए, कितनी अच्छी एग्जीबिशन है। बहुत सारे ऐसे युवा जिन्होंने सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत लोन लिया और लोन लेने के बाद अब यहां पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इसका लाभ ले रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, नए लोगों को कारोबार के साथ जोड़ रहे हैं। व्यवसाय बढ़ेगा तो यहां पे गुणात्मक प्रगति होती है और गुणात्मक प्रगति का मतलब, अगर आज आपकी पूंजी 5 लाख की हुई है, ईमानदारी से आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसको 25 लाख होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। आपकी पूंजी 25 लाख की हुई, आपने ईमानदारी के साथ व्यवसाय में धैर्य के साथ अपने अपने मार्केट को ढूंढा, तो आपकी इस पूंजी को 2.5 करोड़ होने में, यानी जो अब तक लाखपति में आप थे, आपको कुछ ही वर्षों में करोड़पति होने में कोई देर नहीं लगेगी। और सम्मान अलग है, हर व्यक्ति आपको सम्मान की निगाहों से देखेगा। और फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।